हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ये जो बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट क्लास है हमारा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम जो हमारी फर्स्ट बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोलते हैं, इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है। क्योंकि अभी जो बच्चे फर्स्ट ईयर में आए हैं वो उनको पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र का अर्थ और अर्थशास्त्र की जो डिफरेंट जो इकोनॉमिक्स हुए हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने अपनी अपनी जो विभिन्न परिभाषाएं दी हैं उनको हम अलग अलग समझेंगे और देखेंगे कि सभी अर्थशास्त्रियों ने अपने जो व्यूज़ दिए थे अर्थशास्त्र के बारे में वो क्या है। चलिए, जैसे कि हम अर्थशास्त्र जो है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं अर्थशास्त्र क्या है। पहले तो बात तो ये अर्थ और शास्त्र, अगर हम हिंदी की बात करें तो अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थशास्त्र, जिसमें अर्थ का मतलब है धन और शास्त्र का मतलब है विज्ञान से। कहने का मतलब हो कि अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। जैसे कि इंग्लिश में जो हमारे जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, उन्होंने जो एडम स्मिथ, उन्होंने भी कहा था, जो उनकी जो बुक आई थी 1777 में, वेल्थ ऑफ नेशन, उन्होंने भी बुक जो अर्थशास्त्र को एक साइंस ऑफ वेल्थ कहा था, मतलब एक धन का विज्ञान है अर्थशास्त्र। जो भी धन वेल्थ को अर्न करने के लिए जो भी तरीके बताए गए हैं, जो नियम हैं, उनको फॉलो करने के लिए उसे बताया गया था। तो उसी तरह हम देखें कि इंग्लिश में भी जो इंग्लिश में हम इकोनॉमिक्स जो वर्ड बोलते हैं, इकोनॉमिक्स का ये मतलब एक लैटिन भाषा का जो वर्ड है ओइकोनोमस, जैसे आप देख रहे हैं ओइकोनोमस वर्ड से लिया गया था इकोनॉमिक्स को, जिसमें ओइकोस जो वर्ड है उसका मतलब था एक घर, हाउस से, और जो नोमोस का मतलब था नियम, रूल्स, मतलब किसी कैसे हम घर को मैनेज करें, किसी घर को मैनेज करने के जो नियम हैं, नियम कानून हैं, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसी को लैटिन भाषा में इकोनॉमिक्स कहा गया और हम इंग्लिश में उसे इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स की जो उत्पत्ति है, जो उसका जन्म है, ये अगर हम माने तो ये एक जो हम हमारे जीवन में एक शब्द हम यूज़ करते हैं, चयन, चॉइस। देखिए, जैसे हम जानते हैं कि जो मनुष्य है उसकी जो इच्छाएं हैं वो असीमित हैं, अनलिमिटेड, लेकिन उनको पूरा करने के लिए साधन है हमारे पास, वो सीमित है। तो हम किस तरह से अपनी असीमित इच्छाओं को इन सीमित साधनों में पूरा करें, यही बात हमारे जहन में आती है कि अगर हम ऐसा करना चाहें तो कैसे करें। मनुष्य कोई भी हो, अगर हम उसकी इच्छाओं की बात करें, उसकी वांट्स की बात करें, तो असीमित है, उसको हर चीज़ चाहिए, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे हाउस होल्ड गुड्स हो, या कोई भी चीज़ हो, धन हो, हर चीज़ असीमित इच्छाओं में इन लोग रखते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो भी साधन है वो सीमित होते हैं। तो यहीं से हम एक अर्थशास्त्र की उत्पत्ति होती है कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ही जो सीमित साधन हैं, जो भी हम सीमित मात्रा में, जो भी, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हों और चाहे वो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हों, जो भी हम अर्निंग करते हैं, जो भी हमारी आय है, उस आय में हम अपने साधनों को, अपनी इच्छाओं को कैसे पूर्ण करें। यहीं से एक अर्थशास्त्र का जन्म होता है। यहीं से हम एक चयन करते हैं कि कैसे हम किन वस्तुओं का चयन करें जो हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि हम अपनी सीमित साधनों से इन इच्छाओं को पूरा नहीं। चलिए, हम अर्थशास्त्र की कुछ परिभाषाओं के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अर्थशास्त्र की परिभाषा को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि धन संबंधी परिभाषाएं, कल्याण संबंधी परिभाषाएं, दुर्लभता या सीमित संबंधी परिभाषाएं, या आदमी परिभाषाएं। अर्थशास्त्र को समझने के लिए हमें इन चारों कैटेगरी की जो परिभाषाएं हैं, जो डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने अपने अपने व्यूज़ अपनी अपनी भाषाओं में दी हैं, अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, इनको हम जब बहुत ही अच्छे से और गहराई से समझेंगे
तो हमें अरसास के बारे में एक अच्छा सा एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव एक नॉलेज हो जाएगा। हम समझने लगेंगे कि एक्चुअली में अरसास है क्या। तो हम इन चारों ही परिभाषाओं को, चारों ही तरह की परिभाषाओं को अलग अलग समझेंगे कि ये इन्होंने, और ये भी देखेंगे कि हर कैटेगरी में किन किन अर्थशास्त्रियों ने इन परिभाषाओं को दिया और किन्होंने उसको फॉलो किया। और कुछ अर्थशास्त्री थे जिन्होंने उनकी परिभाषाओं को, उनकी आलोचना भी की है। जिसमें कि आप सबसे पहले देखते हैं धन संबंध। चलिए हम सबसे पहले धन संबंधी परिभाषाओं के बारे में पढ़ते हैं कि धन संबंधी परिभाषा में क्या बताया गया था और वो किसने दी थी। जैसे कि एक बहुत प्रख्यात अर्थशास्त्री जिन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, एडम स्मिथ, ये परिभाषा उनके द्वारा दी गई थी। उन्होंने 1776 में उनकी बुक आई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक में इन्होंने जो अर्थशास्त्र के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए, उन्होंने पूरा फोकस किया था कि जो अर्थशास्त्र में धन का विज्ञान है। उनका कहना था कि जो उन्होंने क्या बताया था, अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव एवं उसके कारणों की जांच करता है। उन्होंने बताया था कि अर्थशास्त्र एक वह अध्ययन है जिसमें राष्ट्रों के धन के स्वभाव का अध्ययन एवं कारणों की जांच करता है। तो उन्होंने बताया था कि जो राष्ट्र हैं, जो देश हैं, वो किस तरह से धन को अर्जित करने की, उनकी आय कैसे वो अपनी धन को, अपनी संपदा को बढ़ाएं और उसको पाने के लिए जो भी उनके जो स्टेप्स होते हैं क्या उठाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो वेल्थ उनके पास आ सके। तो इनकी जो धन संबंधी परिभाषा है, उसी कुछ विशेषताएं हैं, आप देख रहे हैं। तो चलो उस विशेषताओं के बारे में जिक्र करते हैं। पहली है, धन ही अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री का केंद्र बिंदु है, मनुष्य गौण स्थान रखता है। उन्होंने, उनकी जो परिभाषा की हम बात करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने सिर्फ धन को फोकस किया है। मनुष्य को उन्होंने एक बहुत ही निगलेक्ट कर दिया कि मनुष्य के बारे में ज़्यादा बातें नहीं की है। उनका पूरा फोकस धन पे है, वेल्थ पे है। दूसरी विशेषता उनकी क्या है, व्यक्तिगत समृद्धि से ही राष्ट्र, धन व संपत्ति में वृद्धि संभव है। उनका कहने का, उनकी जो धन संबंधी परिभाषा की बात करें तो उनका कहना था कि जो व्यक्तिगत समृद्धि है, अगर हर व्यक्ति के पास धन आ जाए, उसके पास वेल्थ आ जाए, वो संपन्न हो जाए, तो तभी कोई राष्ट्र भी संपन्न और धनी हो सकता है। तो हर व्यक्ति अपने धन को, अपनी संपदा को बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, ये बात उन्होंने कही थी। थर्ड उनका जो था, मानवीय सुखों का एकमात्र आधार धन है। तीसरी जो उन्होंने अपनी परिभाषा की विशेषता दी है, उनका कहना था कि जो मानवीय सुख, लोगों का जो सुख है, लोगों को जो खुशी मिलेगी, जो उनका जीवन का जो सबसे बड़ा सुख है, वो धन है। अगर उसके पास धन है, पैसा है, दौलत है, तो वो इस दुनिया में सबसे सुखी स्थान है। तो पूरा फोकस उनका धन पे रहा है। चौथी विशेषता थी कि एक ऐसे आर्थिक मनुष्य की कल्पना की जो केवल स्वहित से प्रेरित होकर आर्थिक क्रिया करता है। तो चौथी उनकी विशेषता थी, उन्होंने ये बताया था कि जो मनुष्य है, वो सिर्फ अपने लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ही सोचता है और अपनी फ़ायदे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करता है। और यही एक, उन्होंने इसी को एक अर्थशास्त्र माना था कि हर व्यक्ति अपने लिए सोचता है, अपने धन के बारे में, अपनी वेल्थ को बढ़ाने के बारे में सोचता है। उसके बाद इनकी जो परिभाषा थी और इसकी हम विशेषताएँ भी देख ली, कुछ इनकी आलोचनाएं भी करी गई। अब इसकी आलोचनाएं क्या थी कि पहली बात तो उन्होंने जो बताया था कि धन को अधिक महत्व, जो इनकी पहली आलोचना की गई, इन्होंने धन को बहुत अधिक महत्व दिया। जो बाकी अर्थशास्त्री हुए, जो बाद के जो अर्थशास्त्री आए थे, जिन्होंने कल्याण संबंधी परिभाषा दी, जो मार्शल थे, तो इन्होंने क्या करा कि इनका कहना था कि जो एडम स्मिथ है, वो सिर्फ यही फोकस करते हैं कि धन ही एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मनुष्य को आगे बढ़ाता है। तो धन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी, जबकि ऐसा नहीं है। बाकी अर्थशास्त्रियों का कहना था कि सिर्फ धन ही ऐसा नहीं है कि हम
जो द वेल्थ के ही पीछे इंसान भागता है। बाकी भी बहुत से जीवन में बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसान को उस पर फोकस करनी चाहिए। तो धन से ही सिर्फ मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता, और भी चीज़ें हैं जो उसके जीवन में ज़रूरी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक उनकी आलोचना की गई इस बात को लेकर। दूसरा है धन का संकुचित अर्थ प्रयोग। इस परिभाषा में धन का संकुचित रूप में लिया गया और केवल भौतिक वस्तु से पुस्तक, मेज आदि सम्मिलित किया गया। जैसे आर्थिक वस्तुओं जिससे वह डॉक्टर, सास। और दूसरा इन्होंने जो देखा कि जो धन को तो लिया ही, लेकिन उसको एक बहुत नैरो कॉन्सेप्ट के रूप में धन की बात की है। उन्होंने कहा कि जो फिजिकल गुड्स हैं, जो भौतिक वस्तुएं ही मनुष्य के लिए ज़रूरी होती हैं और वही उसके जीवन में उसको आगे बढ़ाती हैं। जैसे कि मनुष्य है जो ज़्यादा ज़्यादा धन पैसा कमा रहा है, तो घर खरीदने हैं, गाड़ी खरीदनी है, और भी जो भौतिक वस्तुएं हैं, बस उसी की इम्पोर्टेंस रह गई है जीवन में। यही बात पे इसी बात को लेते हुए उनकी आलोचना करी गई है। बाकी जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जैसे किसी डॉक्टर है, इंजीनियर है या टीचर्स हैं जो अपनी शिक्षाएं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी उन्होंने। उसके बाद जो और इनकी आलोचना की गई, उसमें आर्थिक मनुष्य की कल्पना। उन्होंने कहा कि ऐसे आर्थिक मनुष्य की कल्पना की है जो स्वहित, जो अपने लिए ही सोचता है, अपने धन की बात करता है, अपनी वेल्थ की बात करता है, अपनी संपत्तियों की बात करता है, उसे और किसी चीज़ों से मतलब नहीं होता। इस बात को भी लेके जो बाकी अर्थशास्त्री थे उन्होंने इसकी आलोचना की है कि मनुष्य सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है। उनका कहने का मतलब था कि अगर हर व्यक्ति अपनी वेल्थ को बढ़ाए, तो उससे ही राष्ट्र की धन और संपदा की बढ़ोतरी होगी। तो ये एक बहुत बड़ी उनकी इस बात की भी आलोचना की गई।